नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज मोदी जी घाना में थे और घाना जो कि साउथ अफ्रीका का एक देश है, वहां से उनको सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वहां का है, वो उनको मिला है। और खबरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की खबरें छपी हुई हैं, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। उस खबर को दिखाइए जहां पर पीएम मोदी हैज बीन कॉन्फर्ड विद घानाज नेशनल ऑनर। और ये देखिए, ये खबर हर जगह छपी हुई है और उसी को मैं आपको दिखा रही हूँ कि उनको जो नेशनल ऑनर है वो उनको मिला है। और आज जो हर जगह खबर है कि द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना, ये वो अवार्ड है, कंट्री का नेशनल अवार्ड फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड स्टेट्समैनशिप एंड इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल लीडरशिप। यानी कि ये अवार्ड उस व्यक्ति के लिए है जो कि अपने स्टेट्समैनशिप के लिए जाना जाता है और ग्लोबल लीडरशिप के लिए भी जाना जाता है। और मोदी को ये अवार्ड जो घाना के जो प्रेसिडेंट हैं जॉन द्रमनी महामा, उन्होंने दिया है। और ऑनर्ड टू बी कॉन्फर्ड विद द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना, ये प्राइम मिनिस्टर ने एक्स पर लिखा है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि आई हम्बली एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द 140 करोड़ इंडियंस। यानी कि 140 करोड़ देशवासियों के तरफ से मोदी जी ने ये अवार्ड अपने लिए लिया है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि आई एम डेडिकेटिंग इट टू द एस्पिरेशंस एंड द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द यूथ ऑफ द टू कंट्रीज। ये जो दोनों देशों के नवयुवक हैं, नौजवान हैं, उनके लिए समर्पित है ये अवार्ड्स। हिस्टोरिकल टाइज बिटवीन गाना and India and their rich cultural traditions and diversity. मोदी जी ने तो उसको बड़ा बड़ा बखान किया है, लेकिन ये अवार्ड आपने देखा होगा कि हर देश में जब मोदी जी जाते हैं तो वहां पर ऐसा लगता है कि पहले से कुछ सेटिंग हो जाती है और उनको ये इस तरीके के नेशनल हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मिलते हैं। अब आखिरी पिछले 10 सालों का आपको एक लिस्ट आपको दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये लिस्ट आपको दिखानी जरूरी है कि पिछले 10 सालों में मोदी जी को कौन कौन से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मिले हैं। अब ये देखिए, ये सूची लंबी है, 24 देशों के लिस्ट है। इंटरनेशनल ऑनर्स रिसीव्ड बाय पीएम, जिसमें कि सऊदी अरेबिया है 2016, अफगानिस्तान 2016, पैलेस्टाइन 2018, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 2019, रशिया, मालदीव्स, बहरीन, यूएस, भूटान, पापुआ न्यू गिनी, फिजी। पापुआ न्यू गिनी में फिर से 2023 में उनको अवार्ड मिला था। फिजी में अवार्ड मिल चुका था 2023 में, फिर पापुआ न्यू गिनी में 2023 में मिला है। इजिप्ट 2023, फ्रांस, ग्रीस, डोमिनिका, नाइजीरिया, गुआना, बारबाडोस, कुवैत, मॉरिशस, श्रीलंका, साइप्रस, और अब ये गाना का अवार्ड उनको दिया गया है। यानी कि 24 देशों से उनको ये नेशनल सिविलियन अवार्ड्स मिल चुके हैं। अब सवाल उठता है, और आज इस बात को लेकर चर्चा जरूरी है, कि ये जितने भी देश हैं, नाइजीरिया, गाना, बारबाडोस, पापुआ न्यू गिनी, इन सारे देशों में जाने के पहले क्या इंडियन एम्बेसी इन देशों की एम्बेसी को कुछ लिखती है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री की आने की शर्त यह है कि आप उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देंगे और हम एक बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे? क्या इस तरीके की चर्चा भारत की सरकार या भारत के जो डिप्लोमैट्स हैं वो करते हैं, और उसके बाद ये सारी चीजें मटीरियलाइज होती हैं, जिसको मोदी जी कहते हैं बाद में अपनी पीठ थपथपा के कि देखिए हम तो विश्व गुरु हैं, विश्व के कितने देशों ने हमारे ऊपर अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। लेकिन बात हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की नहीं है, बात यह है कि विदेश नीति के नाम पर क्या मोदी जी अपना महिमा मंडन कर रहे हैं और इसी तरह से अवार्ड्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर अवार्ड्स, ऐसे अवार्ड्स लोगों को स्टेट्समैनशिप और ग्लोबल लीडरशिप के लिए दिया जाता है, तो क्या उस कसौटी पर मोदी जी खरे उतरते हैं? आज इन्हीं सवालों के साथ प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर पाशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल तो यही है कि जो घाना का जो ये अवार्ड है, जो कि स्टेट्समैनशिप और ग्लोबल लीडरशिप के लिए मोदी जी को दिया गया है, क्या मोदी जी वाकई में डिजर्व करते हैं? देखिए, आपका तो बहुत कठिन सवाल है, लेकिन जो भी मिला है सभी भारतीय को जरा खुश होना चाहिए कि एक से बढ़ के एक देश जो है आगे आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री की विश्व गुरु लीडरशिप को सराहते हुए, एक्सेप्ट करते हुए और
के स्टेटमैनशिप को ग्लोरीफाई करते हुए, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं उनकी स्पीच वहाँ अखरा में देख रहा था कि उन्होंने एक भी जो टेक्स्ट मेरे पास है उसमें ज़िक्र ही नहीं, क्योंकि घाना जो है बहुत पुराना नॉन अलाइन्ड मेंबर है। हमने घाना की इंडिपेंडेंस में बहुत जिद्दोजहद की यूनाइटेड नेशंस डीकोलोनाइजेशन कमिटी में, और जो कॉलोनियल पावर था उसके खिलाफ। तो ये कॉलोनियल लेगेसी में जवाहरलाल नेहरू और उनका नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का ये कोई ज़िक्र नहीं है। तो ये स्टेट्समैनशिप का लफ्ज़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विज़नरी लीडर्स होते हैं। तो हमारा जो इतिहास है उसको भी थोड़ा दोहराना चाहिए था, दोनों देशों के बीच पहले संबंध कैसे रहे हैं, किसने इस इतना अच्छा सुधारे थे और कौन-कौन लीडर्स थे बोल के। चूँकि इस गवर्नमेंट को नेहरू से कोई लेना-देना नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं है क बोलते हैं। तो कम से कम घाना का जो हिस्ट्री है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, नक्रूमा बोल के एक बहुत ही मशहूर लीडर रहे हैं वहाँ। उन्होंने इंडियन लीडर्स के साथ मिलके नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में बहुत अहम रोल अदा किया। तो कम से कम ये ज़िक्र तो होना चाहिए था कि नॉन अलाइन्ड फ्रेंड्स we have worked together and we should carry forward this spirit, bilateral spirit to strengthen South-South cooperation बोल के। क्योंकि नॉन अलाइन्ड से मूवमेंट से भी ये गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, ना नेहरू से कोई है वगैरह। तो ये सिर्फ अपना लीडरशिप रोल बता के ये करते हैं। देखिए नेहरू लीडरशिप रोल अफ्रीका में कई प्रॉब्लम्स थे, उन्होंने पर्सनली इंटरवीन किया और यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के भी लिए काम किया, कोरिया में काम किया, सुएज क्राइसिस में काम किया। तो उनको चाहे तो ये सब मुल्क अवार्ड दे सकते थे, लेकिन वो इसको एनकरेज नहीं करते थे। हालांकि उनको एक दो अवार्ड मिले, लेकिन वो समझते थे कि ये हमारी ड्यूटी है, हमारे भारत का इतिहास है कि हम जहाँ भी प्रॉब्लम्स होते हैं हमें सुलझाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी की तरह कोई और भी विश्व का नेता है जिसको कि जिस देश में जाता है वहां के देश उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने लगते हैं? ये तो बहुत ही ट्रिविलाइज हो गया, ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती के लिए थोपा जा रहा है मोदी जी के ऊपर कि लोग मोदी जी के आने की शर्त यही है कि उनको हाई सिविलियन अवार्ड दिया जाएगा। क्या इस तरीके का डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट ऐसे देशों के साथ हो रहा है जो मोदी जी को हाई सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं? देखिए, अगर घाना ने उनको दिया है, तो घाना के अंदर प्रॉब्लम्स और आसपास के प्रॉब्लम्स इतने हैं, अगर वहाँ कुछ हम प्रयास करते और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड दिया जाता था, वो जायज़ है। लेकिन वहाँ के इतने प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनसे ये गवर्नमेंट को कोई लेना-देना ही नहीं है। इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, न बाजू नाइजीरिया है, न माली है, आइवरी कोस्ट है और लाइबेरिया है और दूसरे देश हैं। वहाँ इतने प्रॉब्लम्स हैं कि हमने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। और दूसरे ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, स्टेट्समैनशिप बोलते हैं, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल लीडरशिप। देखिए अब ग्लोबल प्रॉब्लम्स क्या हैं? फ़लस्तीन का प्रॉब्लम है। क्या हम उसमें कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं? अगर हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं इज़राइल के साथ, बेंजामिन नेतन्याहू उनके पर्सनल दोस्त हैं, जो कि उनको अभी तक वो अवार्ड नहीं दिए हैं। लेकिन अब्बास जो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट हैं, वो अवार्ड दिए हैं 2018 में। तो ये दोनों के बीच में नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस बुला सकते थे कि आप यहाँ बैठ के सुलझाइए, हम भी आपकी मदद करेंगे बोल के। और उसी तरह कई प्रॉब्लम्स हमारे ताल्लुकात, सऊदी अरेबिया इनको अवार्ड दिया है और ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में चाइना ने मध्यस्थता करके डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करे, जो कि हम कर सकते थे नई दिल्ली में। उन्होंने नहीं किया। और छोटे-छोटे देश जो इनको अवार्ड दिए हैं, जैसे कतार, बहरीन, यूएई, ये भी जो है
कई प्रॉब्लम्स में मीडिएट करके आगे बढ़ रहे हैं वो, स्टेट्समैनशिप बोल के। जैसा हमास और इसराइल के बीच में कतार मीडिएट कर रहा है, और यूएई जो है दूसरे मसलों में रशिया में और चेचेनिया में उन्होंने किया, दूसरे देशों में, शायद चेचेनिया नहीं, लेकिन जो सऊदी अरेबिया कर रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, और तुर्की कर रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, हम ये सब प्रयास कर सकते थे। और इसको बोलते हैं स्टेटमैनशिप, कि जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उसमें इंटरेस्ट लेके, क्योंकि हमारे हित भी इससे जुड़े हुए हैं, और हमारा हित वेस्ट एशिया में इतने गहरे हैं, जहाँ 90 लाख भारतीय रजिस्टर्ड वहां काम करते हैं, और 70% से ज्यादा तेल आता है, और $200 बिलियन से ट्रेड आता है। तो वो छोटे छोटे मुल्क के साथ लेके हम बहुत कुछ कर सकते थे खाड़ी में, वेस्ट एशिया में, नहीं, लेकिन ये लेकिन चुपचाप मैं बैठे समझ हैं, रहा ये कुछ नहीं कर हूँ, सकते। आप तो डिप्लोमेट रह चुके हैं सर, आपको क्या पता है कि किसी भी देश का कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से इतना फ्रीक्वेंटली हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स बटोर रहा हो, बिल्कुल जैसे कि पेड़ से आम टूट गए हो और उस आम के टूटे पेड़ से बटोरा जा रहा है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, बिल्कुल कुछ ऐसी स्थिति नहीं लग रही है मोदी जी की, जिस तरीके से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स वो बटोरते हुए दिखते हैं सब देशों से। क्या मुझे लग कोई भी रहा है, नेता, नहीं, क्या किसी भी नेता को इतने अवार्ड्स मिले होंगे? नहीं, मेरे ख्याल से तो भारत में तो भारत के इतिहास में अभी इतने अवार्ड्स किसी लीडर को नहीं मिले, नए, नेदर सर नेहरू भारत और छोड़ दीजिए, शास्त्री जी। इंटरनेशनली भी आपको लगता है कि कोई भी नेता किसी देश से इतने अवार्ड्स इस तरीके से लेता है? मेरे ख्याल से तो अभी तक मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कि साइप्रस के बाद अब घाना, और घाना के बाद पता नहीं ट्रिनिडाड टोबैगो भी उनको अवार्ड देते, उसके बाद नमीबिया जा रहे हैं, वहां भी देते। तो लौटने के समय जो है 5 में से 3 देश उनको अवार्ड दे दिए बोल के गोदी मीडिया सब बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये हमारे एम्बेसी जो है इस पे काफी कुछ मेहनत कर रहे हैं, उनको विजिट की अवार्ड तैयारी दिलाने करने के के लिए लिए नहीं, विजिट की इनको। तैयारी नहीं, अवार्ड दिलाने के लिए एम्बेसीज मेहनत कर रही है मोदी जी को। विजिट इसीलिए तो जाते हैं वहाँ, अवार्ड लेने तो जाते हैं, विजिट की तैयारी इसी संदर्भ में होती है। तो वो लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह होस्ट गवर्नमेंट को परसुएट करके अवार्ड दिलाए। और पता चल गया है कि हमारे प्रधानमंत्री अवार्ड लेने ही नहीं जाते, लेकिन इनके दोस्तों को भी मदद करने के लिए जाते हैं, चाहे अदानी हो, अंबानी हो, या कोई और दोस्त हो। तो लेन देन होता है ये। पता नहीं अदानी खुद कुछ भी दिए होंगे यहाँ के प्रेसिडेंट को कि हम आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री को ये अवार्ड दीजिए बोल को, ये ट्रायंगुलर गिव एंड टेक भी हो सकता है, क्योंकि बिहाइंड द सीन कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं। तो इसलिए जो है ये कुछ ऑकवर्ड लग रहा है कि ग्लोबल लीडरशिप के लिए हम लीडरशिप हमारे प्रधानमंत्री कहाँ बताएं। एक बार यूक्रेन में गए और दोनों खफा हो गए हमारे से, रूस भी खफा हो गया, एंग्री हो गया, वो यूक्रेन भी नाराज हो गया। तो इसमें मध्यस्थता के कुछ आउटकम ही नहीं हुआ, और जो भी बोले वहां आके गाजा में जो हुआ कुछ चुप हो गए, वहां भी कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की दोस्ती इतनी गहरी है नेतन्याहू के साथ। जो नरसंहार हो रहा है उनको कंडेम अभी तक नहीं कर रहे हैं। अभी तक उनके मुंह से सिर्फ हमास का कंडेमनेशन हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, लेकिन जो इजराइल कर रहा है नरसंहार, उसके बारे में एक शब्द भी उनसे मुंह से नहीं निकला। और इसीलिए तो ये सवाल पूछना बनता है ना, वो गोदी मीडिया तो ये सवाल पूछेगा नहीं कि भाई मोदी जी को इस तरीके से, जैसे पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, अगर पेड़ से पत्तियों जैसा गिरता हुआ अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको हर देश से मिल रहा है, तो क्या मोदी जी इसको डिजर्व करते हैं स्टेट्समैनशिप और ग्लोबल लीडरशिप के नाम पर? क्या वाकई में वो एक स्टेट्समैन के रूप में उभरे हैं किसी भी देश में या अपने देश में? क्या वो एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हैं? आज ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि इतना ताबड़तोड़ उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अगर हर देश से मिल रहा है तो क्या वो डिजर्व भी करते हैं? देखिए, आपके सवाल का जवाब जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजे गए थे ये बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, 33 कंट्रीज को, तो उन्होंने क्या कारनामा करके आया? कुछ हासिल करके खास तौर पे नहीं आए, वो सिर्फ एक दो देशों में जाके उनके साथ मिडिल लेवल लीडर्स मिले,
और कोई हाई लेवल लीडर उनको मिलने के लिए तैयार ही नहीं था। सिर्फ एनआरआईज को जाके मिल के 5 स्टार होटल में जाके साइट सीइंग करके आ गए। वहाँ लोग पेचीदा सवाल कर रहे थे कि आपका कश्मीर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, आप 3 लेयर सिक्योरिटी रखे थे वहाँ, और जो फोटो दिए थे उसको वो अभी तक नहीं पकड़े हैं, और इंडस वाली ट्रीटी का अबेंस में रखना है, सस्पेंशन करना, इससे क्या लेना देना है। तो ये सब पेचीदा सवाल उठ खड़े हुए थे। और जो है, आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद कौन हमको सपोर्ट कर रहे हैं। पहलगाम के बाद हमदर्दी जताए बहुत सारे देश, लेकिन जब हमने ऑपरेशन किया, मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान, सिर्फ इजराइल के सिवा और कोई नहीं किया। कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। अगर ये इंटरनेशनल स्टेट्समैनशिप के लिए, लीडरशिप के लिए अवार्ड दे रहे हैं, तो सभी देश हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होना चाहिए थे कि अब जो भी किए ऑपरेशन सिंदूर में वो जायज है, अब हम आपको सपोर्ट करेंगे बोलते। लेकिन किसने भी नहीं किया, और नेतन्याहू तो किया, लेकिन उसने अवार्ड अभी तक नहीं दिया है इनको, क्योंकि अभी वो कन्विंस नहीं है कि ये डिजर्व करते हैं ये इंटरनेशनल स्टेट्समैनशिप अवार्ड के लिए। बिल्कुल। नहीं तो इसका निष्कर्ष क्या है कि ये जो देश में मोदी जी जाते हैं, इनको अवार्ड अपने ऊपर ये जबरन ये अवार्ड खींचते हैं या देश उनको देते हैं? इसको कैसे समझा जाए? एक आम आदमी और ये जो डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट जिस तरीके से होती है, इसके पीछे एक दिखावा है, दिखावे वाली एक्सरसाइज है कि देखिए, अब बताने को तो ये है कि लोगों को कि देखिए गाँव-गाँव के लोग ये समझेंगे, अरे देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं अलग-अलग देशों में और उनको अवार्ड मिल रहा है। लेकिन असलियत ये है कि ये अवार्ड तो बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और जबरन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। देखिए, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को जो है एडिक्शन हो गया है अवार्ड्स का। एक के बाद कंट्री जाएंगे, लेकिन भारत आम नागरिक ये पूछेगा कि इससे हमारा फायदा क्या होगा, देश का फायदा क्या हुआ, क्या उनके साथ ट्रेड बढ़ रहा है, क्या वो हमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ। जो एक्चुअली 24 देश नहीं है, 23 हैं। पापुआ न्यू गिनी दोबारा रिपीट हुआ है, तो 23 देश में आप 2-3 देशों का उदाहरण लीजिए। सऊदी अरेबिया ने हमको कई साल पहले 70 या 80 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट का वादा किया था। आप प्रधानमंत्री से पूछिए कितने बिलियन डॉलर लाए हैं यहाँ। ज्यादा से ज्यादा 10 भी नहीं है। यूएई ने वही रकम 75 बिलियन डॉलर का प्रॉमिस किया था। कितने बिलियन लाए हैं इनकी स्टेटमेंटशिप से पूछिए। और दूसरे कतार से भी पूछिए कितने बिलियन डॉलर्स यहाँ लाए हैं और हमारे मुल्क को कितना फायदा हुआ है। तो लोग ये सवाल पूछेंगे कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और स्टेट्समैनशिप के लिए जो ला रहे हैं, आप कितने ग्लोबल प्रॉब्लम्स में इंटरवीन करके सॉल्व कर रहे हैं। क्या ईरान और इसराइल के बीच में आपने किया, या इसराइल फलस्तीन के बीच में किया, या यूक्रेन रशिया के बारे में आपने किया? कहीं भी नहीं किया। आप तो अपने पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए रखे। एक के बाद एक जो है हमको अटैक कर रहे हैं, बांग्लादेश से लेके, मालदीव से लेके, पाकिस्तान से लेके, चीन से लेके, बांग्लादेश, सभी देश, नेपाल, इवन भूटान तक जो है हमारे से नाराज है कई बातों को लेके। तो लीडरशिप अपने पड़ोसी अखाड़े में जो है आसपास में लीडरशिप बताना चाहिए पहले। सार्क की तो मीटिंग अभी तक नहीं हो रही है, और चाइना जो है पाकिस्तान के मिल के साथ राइवल सार्क का बनाना चाहता है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टेट्समैनशिप कहाँ है हमारी? और ब्रिक्स में जो हम लीडर थे, फाउंडर मेंबर थे, उसके साथ अमेरिका के दबाव में आके रूस के साथ ताल्लुकात अब से ठीक नहीं है। हालांकि ये ब्रिक्स मीटिंग में ब्राजील जा रहे हैं, लेकिन हम जो है वो अमेरिका वो डॉलर के बारे में अभी ढोल बजा रहेंगे। डॉलर जो है रिजर्व करेंसी है, और स्विफ्ट के अल्टरनेटिव को रशिया ने जो प्रपोज किया उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो लीडरशिप होती है कि ग्लोबल साउथ के साथ मिलके, ब्रिक्स के साथ मिलके कुछ अच्छा काम करे, प्रयास करे, जिससे डिजर्व करे कि ये इंटरनेशनल स्टेट्समैनशिप के लिए ये अवार्ड ग्लोबल लीडरशिप के लिए ये देना चाहिए बोल के। सिर्फ जाके आप देखिए डोमेस्टिक, ये बाहर के देश जो भी इनको अवार्ड दिए हैं ना, भारत में ये क्या कर रहे हैं उनको भी बारीकी से देखते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम के मसले पे क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के इशू पे क्या कर रहे हैं, मणिपुर में क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं।
और कश्मीर में वगैरह सब, तो पूरे में डोमेस्टिक इश्यू भी इसमें आता है वहाँ। बिल्कुल नहीं, तो प्रोफेसर पाशा हम क्या को कैसे समझे, ये जो मोदी जी को ये जो अवार्ड्स मिल रहे हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गाना का, फिर उसके पहले जितने अवार्ड्स, उसकी पूरी लिस्ट हमने आपको दिखाई थी, ये अवार्ड्स के नाम पर क्या है बेसिकली, अगर बहुत ब्लंट शब्दों में कहें तो ये क्या मोदी जी बाकी देशों से अवार्ड्स खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इंग्लिश में मुझे एक शब्द याद आ रहा है कि सेल्फ अगेडटाइजमेंट, अपने आप को तारीफ करना, पर्सनालिटी कल्ट बनाना। ये अपने आप ये और इनके साथी अपने आप को मुतमईन कर लिया है, कन्विंस कर लिया है कि ये ग्लोबल लीडर हैं और ये डिजर्विंग है ये लीडरशिप के लिए। और ये जो क्रिटिक्स हैं ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं। और हमारे विश्व गुरु बहुत ही प्रसिद्ध हैं, मशहूर हैं, पूरी दुनिया में उन पे सराहना हो रही है बोल के। तो ये अवार्ड जो है मेरे ख्याल से ग्राउंड रियलिटी को भी देखना चाहिए कि हमने क्या किया। प्रधानमंत्री ने ऐसे कठिन मसलों में कहाँ-कहाँ इंटरवीन करके सॉल्व किया है, जैसा कि मैंने बताया यूक्रेन का है, गाजा का है, ईरान इसराइल का मसला है। यहाँ भारत और पाकिस्तान, अगर ये भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ शिमला एग्रीमेंट की तरह या कोई और एग्रीमेंट की तरह बैठ के करते, तो शायद ये स्टेट्समैनशिप, इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल लीडर का लीडरशिप डिजर्व करते थे। तो हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया और डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली है और जो है सीज फायर भी उनका दबाव में आके एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस लिहाज से जो है लोग पूछते हैं कि ये डिजर्विंग है या कुछ और तरीके से इसको लिया जा रहा है, जो कि डाउट आता है लोगों के बीच दिमाग में। और पूरी दुनिया में ही नहीं, भारत में भी कई लोग सवाल उठाएंगे कि ये सिर्फ अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है, अपना सीवी लंबा चौड़ा करने के लिए है और यहाँ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए है बेसिकली कि हम इतने बेसिकली आपने जो मशहूर हैं। सीवी की बात की, इसका मतलब मोदी जी अपने सीवी में अपना सीवी और लंबा करने के लिए ये सारे अवार्ड्स बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि एम्बेसी में जो बैठे हुए डिप्लोमैट्स हैं, डिप्लोमैट्स की ड्यूटी क्या कर दी गई है? डिप्लोमैट्स को ये बोला गया है कि विदेश नीति के नाम पर अब आप केवल और केवल मोदी जी के लिए अवार्ड्स बटोरने का काम करिए। ये अवार्ड्स आप कैसे बटोरेंगे? चिट्ठी लिखकर लेंगे या कैसे? उनको क्या, उनको बोला क्या जाता है? कुछ तो पीएमओ बोलता होगा ना? देखिए, कुछ साल पहले हम जब यूएन रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, तो मेन जो डायरेक्टिव था एमईए से डिप्लोमेट्स को पूरी दुनिया में कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाहते हैं, हमारी मेंबरशिप चाहते हैं। तो पूरे डिप्लोमेट्स को एम्बेसडर से लेके सेक्रेटरीज तक भी, थर्ड सेक्रेटरी को ये सलाह दी गई थी। इस पे दिल खोल के हमें बात करना होगा लोगों से वहाँ जो भी कंट्रीज में हैं और मोबिलाइज करना होगा सपोर्ट को और इंडिया को लाना होगा उनको विजिट। हाँ, भारत को निमंत्रण देके भारत के प्राइम मिनिस्टर से मिलके, मनमोहन सिंह थे और उसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो उनको खास तौर पे रेड कार्पेट वेलकम दिया जाता था कि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, यूएन रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोल के। और वो लंबी लिस्ट बनाते थे एमईए में कि कौन सा देश हमें सपोर्ट किया है, कितने देश सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से चार्ट बनाएंगे कौन सा देश प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दिया है, कितने दिए हैं और कितने पे काम हो रहा है और आगे चल के कितनी लिस्ट होगी बोल के, ये सब मेरे ख्याल से डिप्लोमेट्स बिजी हैं बोल के मुझे आशंका है ये। लेकिन अब जो डिप्लोमैट्स है, क्या उनकी हैंडकफिंग हो गई है? क्या उनके हाथ बंध गए हैं कि वो चाह के भी नहीं बोल सकते? क्या करेंगे? अगर मोदी जी, पीएमओ ने कहा है उनको कि जाइए आप अवार्ड्स के लिए उनको लिखिए, तो वो डिप्लोमैट्स ना चाहते हुए भी ये काम लिख रहे होंगे बैठकर। तो क्या इसकी पुष्टि है सर कि इसको लेकर चिट्ठी पत्री भी की जाती है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स को लेकर डिप्लोमैट्स चिट्ठी भी लिखते हैं? देखिए, ये बहुत पेचीदा सवाल है। वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी नौकरी गंवाना नहीं चाहते या प्रमोशन या प्राइम पोस्टिंग जहां भी वो चाहते हैं। तो ये सब बहुत चीजें होती हैं। अगर कोई भी एम्बेसडर अपोज करता है, कुछ मेरे ख्याल से कोई नहीं करेगा। हालांकि प्राइवेटली बोलते होंगे या बाद रिटायरमेंट के बाद कुछ बोलते होंगे कि ये बहुत प्रेशर था एमईए से, हमको इस देश में इसलिए काम करना है बोल के। लेकिन ये जाहिर है
कि ये डिप्लोमेट्स को ये आदेश शायद दिया जाता है कि आप क्वाइटली करें और उनको होस्ट गवर्नमेंट को कन्विंस करें कि प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दें। साथ ही साथ कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी साइन करते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है बायलैटरल रिलेशंस पे? क्या भारत उनको भी बुला के यहाँ अवार्ड देता है रेसिप्रोकल बेसिस पे, या ट्रेड बढ़ता है वगैरह सब देखना होगा। लेकिन जो पुतिन दिए उनको यहाँ अभी तक उनको निमंत्रण दिए हैं, लेकिन डेट फिक्स नहीं हुए हैं। क्योंकि यहाँ जो भी रूमर्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट है उनको, और अमेरिका चाहता है कि यहाँ आए तो अरेस्ट करके उनको हैंडओवर कर दे। तो यहाँ तक बात नौबत आ रही है। क्या ऐसा हो सकता है, या नेतन्याहू यहाँ आते हैं तो उनको भी अरेस्ट करके ये गवर्नमेंट आईसीसी को हैंडओवर कर देगी? तो इतना दम तो मुझे नहीं लगता कि इस गवर्नमेंट में है। तो ये उसी दायरे में आपको देखना होगा कि क्या ये डिजर्व करते हैं ये इंटरनेशनल स्टेट्समैनशिप अवार्ड के लिए, इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल लीडर के लिए। और ऐसा क्या कारनामा हो गया है भारत की तरफ से, जो 50-60 में से हम न्यूक्लियर पावर नहीं थे, मिलिट्री पावर नहीं थे, इकोनॉमिक पावर नहीं थे, जब वो सब कुछ है अब हमारे पास, लेकिन हम लाचार लगते हैं, अमेरिका के दबाव में आके सीज़फायर एक्सेप्ट करते हैं, और अमेरिका के प्रेशर में आके ब्रिक्स को जो है वो कहते हैं कि खत्म हो गया, हम कुछ नहीं बोलते। और इज़राइल और ईरान और गाज़ा में जो नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ भी हम कुछ नहीं बोलते। तो हमारी आवाज़ जो है धीमी पड़ गई है, साइलेंट हो गई है एक्चुअली। और ये वन साइडेड अप्रोच दुनिया में सभी कुछ जानते हैं, और किस तरह ये अवार्ड्स दिया जा रहे हैं और क्यों दिया जा रहा है, उसके पीछे क्या रहस्य है, ये सब धीरे-धीरे खुल के आगे आएगा पब्लिक के सामने। इसका मतलब कि ये जो जिस तरीके से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को मिल रहा है, ये पूरा एक प्रोसेस ही अपने आप में एक मज़ाक है। मोदी जी का महिमा मंडन और साथ में जिस तरीके से ये अवार्ड लेने की कोशिश की जा रही है, कुल मिला के ऐसा लगता है कि पूरा मज़ाक बन गया है ये, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। हाँ, कुछ लोग भारत में भी ऐसा ही देखते होंगे और बाहर भी देखते होंगे कि जो प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में आके सीज़फायर एक्सेप्ट कर लिए, और जो भी हो रहा है दुनिया में ग्लोबल प्रॉब्लम्स, उसमें ना कुछ बोलते हैं, ना कुछ प्रयास करते हैं। और ये अवार्ड्स के चक्कर में एक के बाद घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, जो कि भारत के कठिन मसले हैं, उस पे ना कुछ बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना अपोज़िशन को लेते हैं, ना पार्लियामेंट का सेशन बुलाते हैं, और ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। यहाँ आके दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहिए कि ऐसा क्या कारनामा हो गया कि मुझे स्टेट्समैनशिप में अवार्ड दिए हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप को दिया होता कोई भी, तो वो 1 महीना हर दिन बोलता अपने सोशल ट्रूथ में। हर दिन बोलता कि मैं इतना बड़ा काम कर दिया, जैसा इंडिया पाकिस्तान के बीच में बोल रहे हैं कि इतना बड़ा काम कारनामा कर दिया कि लाखों के लोग न्यूक्लियर अटैक में तबाह हो जाते थे, और बर्बाद हो जाते थे दोनों देश। लेकिन मेरा ये कारनामे के लिए ना मोदी सपोर्ट कर रहे हैं, ना क्रेडिट दे रहे हैं वगैरह बोल के। हालाँकि पाकिस्तान ने उनको नॉमिनेट किया है नोबेल प्राइज़, जो कि वो मोदी से चाहते थे कि मोदी उनको नॉमिनेट करेगा बोल के। लेकिन मोदी खुद एक्सपेक्ट करते थे कि डोनाल्ड ट्रंप इनको नॉमिनेट करेगा और नोबेल प्राइज़ इनको दिलाने के लिए सिफारिश करेगा बोल के। तो इस दोनों में टक्कर चल रहा है कि कौन बड़े विश्व गुरु हैं और कौन इन्फ्लुएंशियल है बोल के। तो बाद में पता चलेगा दुनिया को कि कौन इफेक्टिव इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल लीडर हैं बोल के। ये देखिए बिल्कुल। कुछ ऐसा ही हो गया है। ये जो सीरियसनेस है इस अवार्ड में, लीडरशिप में, उसमें सीरियसनेस मेरे ख्याल से उतना दिखाते नहीं। अगर नेहरू, अगर उनकी तरह हम लीडरशिप बताते कि इंडिपेंडेंट वॉइस होके हम जो है ग्लोबल प्रॉब्लम्स में सॉल्व करना चाहते हैं, इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम उस तरीके से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, ना पैलेस्टीन के मामले में, ना ईरान इजराइल के मामले में, ना यूक्रेन के मामले में, ना कोई और। ये देखिए एक सिंपल लीडरशिप दुनिया देख रही थी। ये टैरिफ का मामला जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पूरे दुनिया को अफेक्ट कर रहा है, सभी देश, चाहे वो कनाडा हो, मेक्सिको हो, यूरोपियन यूनियन हो, जापान हो। इस पे एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बुला सकते थे कि
लेट अस मीट एंड डिस्कस। तो ये सिंपल ये भी काम नहीं कर सके, ये ग्लोबल लीडरशिप बोलते हैं इसको। अगर यूरोपियन यूनियन को भी नहीं आना था या जापान को भी नहीं आना था, ग्लोबल नॉर्थ के जो हैं, कम से कम ग्लोबल साउथ के हमारे जो खास दोस्त हैं, जिनको G20 में बुलाया गया था, उनको दिल्ली में बुला के हम बात करेंगे कि टैरिफ के मामले हम क्या कर सकते हैं, WTO में क्या कर सकते हैं, बायलैटरली क्या कर सकते हैं, हमारा यूनाइटेड पोजीशन होना चाहिए। ये तो बहुत अत्याचार हो रहा है अमेरिका की तरफ से और धमकी दे रहे हैं और लाचार कर रहे हैं दूसरे देशों को और बहुत ही आर्थिक स्थिति गंभीर होने वाली है बोल के। इसमें कोई लीडरशिप ही नहीं है, ना कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, ना इकोनॉमिक इश्यू पे, ना स्टडी की इश्यू पे, ना बायलैटरल इश्यू पे, ना रीजनल इश्यूज पे। ये काय की बात इंटरनेशनल स्टेट्समैनशिप। तो लोग सवाल उठाएंगे कि ये क्या बात है, ये कुछ ऐसा ही लगता है बोल के नहीं तो कुल मिलाकर मेरा डाउट आखिरी आएगा। सवाल आपको यही है कि क्या ये अवार्ड्स मोदी जी जबरन देशों से निकलवा रहे हैं? मुझे तो पता नहीं जबरन अदानी और अंबानी से पूछना होगा कि जैसा उन्होंने इतने $1000 दे के इनॉग्रेशन में इसके डोनाल्ड ट्रंप में गए, क्या ये कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ की कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे इनके दोस्तों को, प्रधानमंत्री के दोस्तों को, और गिव एंड टेक क्या हुआ है और वहाँ क्या क्या। देखिए कई एनआरएस भी इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि भारतीय बहुत मालदार हैं, मिलियनर बिलियनर्स हैं, तो इंडियंस भी हैं वहाँ गाना में या ट्रिनिडाड टोबैगो में इंडियन ओरिजिन के 45% लोग हैं। तो यहाँ वो भी काम कर सकते हैं कि ये जो मोबिलाइजेशन करते हैं ये अवार्ड्स के लिए, तो उनका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। और ये अफ्रीका के लीडर्स जो है वो उनको पर्सनल गिफ्ट देके उनके रिलेटिव्स को वगैरह सब, ये फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका बहुत सालों से करते आ रहे हैं। कुछ भी आप गिफ्ट दे दो, जैसे गद्दाफी ने भी दिया, सऊदी ने भी दिया, तो ये काम करने के लिए कुछ ऐसा सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। तो भारतीय एनआरआईज भी इसमें शायद इसमें जुटे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर को आगे बढ़ाने की इस होड़ में कि ज्यादा से ज्यादा अवार्ड मिल जाए और ये विश्व गुरु का टाइटल जो है जो भी बोलते हैं ये डिजर्व करते हैं और इंटरनेशनल स्टेट्समैन हैं। चलिए तो पूरा ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हालांकि मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के तरफ से मैंने ये अवार्ड लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अपना महिमा मंडन करते हैं विश्व गुरु के नाम पर। और बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर पाशा ने कि अपना सीवी चमकाने के लिए इसी तरीके से वो अलग अलग देशों में अवार्ड्स ले रहे हैं। और इस काम के लिए पूरी नौकरशाही को, जो डिप्लोमेसी है हमारी और जो डिप्लोमैट्स हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है कि आप इसी तरीके से एंगेज करें ताकि मोदी जी को अवार्ड जरूर मिले। जब वो जिस देश में जाए तो वहां अवार्ड पहली शर्त होनी चाहिए मोदी जी की। ऐसे ही लग रहा है फिलहाल, तो मजाक बनता हुआ ये लग रहा है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।